अत्यंत विशिष्ट तो है ही हैं, लेकिन आज लखनऊ अपने किसी भी अतिथि को सर्वोपरि रखता है, इसलिए मैं उनको मुख्य अतिथि के रूप में ही कहूंगा। हमारे आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी, भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड जो बना तो उसके मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में कई मंत्री पदों को सुशोभित करने वाले एक अद्भुत लेखक, कवि, साहित्यकार, सहृदय, एक जिनको कहना चाहिए कि राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, समन्वय, समृद्धता के पोषक के रूप में मैं जिनको देखता हूं, ऐसे आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी इस विद्यालय के सम्मानित मैनेजर आदरणीय मिश्रा जी, इस विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य आदरणीय आचार्य विनोद चंद्रा जी, शायद मिश्र हटा दिया है आपने जी। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अनिल त्रिपाठी जी, बहुत सारे लोग मेरे विशिष्ट और अति विशिष्ट दिख रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे साहब जो आपका के अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल है, मैं समझता हूँ हम लोग शायद 2-3 साल का अंतर रहा होगा अध्ययन में, ऐसे प्रोफेसर के शुक्ला जी। और अभी मुझे पता चला आदरणीय हिमांशु जी के बारे में, आप उक्तियां किससे सुनाते हैं। लखनऊ किस्सों का भी है और लखनऊ का हिस्सा भी है हम सबका। आदरणीय माधव लखमानी साहब को मैं भी नौजवान की तरह देख रहा हूं, ओंकार सिंह साहब, तमाम यहाँ के आचार्य, विद्यार्थीगण, हम सब यहाँ पर देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। बहुत बार आना हुआ है मेरा यहाँ। केकेसी लखनऊ का धमनी केंद्र था शिक्षा का, और शिक्षा का पठन पाठन का प्रारब्ध कहीं से देखा जाता था तो केकेसी से देखा जाता था। अभी हम लोग इसका इतिहास का चर्चा कर रहे थे। जय नारायण जी, श्री नारायण जी, दोनों भाई मिलके केकेसी केकेवी का जहां पर यहाँ पर प्रारंभ हुआ, वही दिन प्रतिदिन इनकी गतिविधियों का परिवर्तन भी मैंने देखा है। एक छात्र जीवन में जब मैं था तो प्रतिभाओं की कमी केकेसी में नहीं थी, खिलाड़ियों में भी नंबर 1 थे, पढ़ने वालों में भी नंबर 1 थे। यहाँ के कई अध्यापकों की पुस्तकों को हम लोग भी पढ़ा करते थे। अकाउंटेंसी की भी पुस्तक थी, तमाम सब्जेक्ट की उनको पढ़ते थे। श्रेष्ठ अध्यापकों का भी जमा हो रहा था, श्रेष्ठ विद्यार्थियों का भी जमा हो रहा था। और लखनऊ में क्या, उत्तर प्रदेश में जो केकेसी से डरने वालों का भी बहुत प्रभाव था। मैं एक बार हुआ कि यहाँ पढ़ते थे बच्चे, लेकिन लखनऊ क्या एक जमाना था कि नकल एक स्वभाव बन चुका था। और इत्तेफाक की बात था कि पंडित हरिकृष्ण अवस्थी जी लखनऊ के वाइस चांसलर बने और उन्होंने निश्चय किया कि नकल नहीं होने देंगे। लेकिन पता चलता था केकेसी आने के लिए कोई जो प्रोक्टोरियल चेकिंग टीम थी वो तैयार नहीं होती थी। तो उन्होंने पता किया कि वहां जा कौन सकता है। पता चला सबसे बात करने के बाद लोग तैयार होते, कोई बीमार पड़ जाता था, कोई किसी और हो जाता था। अचानक उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा करी। मैं नया टीचर बना था तो मैं मुझे अचानक हो क्या गया, तब तक एक सीनियर टीचर थे, मेरे गुरु थे, बोले आज आप पकड़ में आए हो। मैंने कहा है क्या, कल ये प्रशंसा कर रहे हैं, जरूर कहीं फंसाएंगे आपको। और उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं नकल रोक दूंगा 2 जगह, विद्यांत में और केकेसी में। और इसके लिए मैंने जिसको चुना है वो सबसे जूनियर व्यक्ति है, और उन्होंने मुझे ही भेज दिया। अब मेरे यहाँ हरियाणा द्विवेदी जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, अच्छी पढ़ाई होती थी, पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। लेकिन होता ना कि 100 में 2-4 भी आ गए
तो फिर वही चल जाता था। हम लोग गाड़ी में आए, बड़े मुश्किल से 3 लोग तैयार हुए। मेरे एक महिला टीचर थी और 3 पुरुष टीचर थे मुझको मिला के। हम लोग गाड़ी से जैसे उतरे तैसे बाहर के गेट पे धड़ाम 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 इतनी जोर से बजा कि मेरी गेट खुला और जो 2 और अध्यापक थे वो दौड़ते हुए भाग गए। वो पड़ाका था लेकिन समझे बम हो गया और मैं रोक रहा हूं, डॉक्टर साहब रुकिए, लेकिन डॉक्टर साहब भाग गए। अब जो महिला टीचर बची थी वो रोने लगी, बोली मैं नहीं सर जाऊंगी। मैंने कहा मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे वाइस चांसलर ने कहा है। तब तक हरिहरनाथ द्विवेदी जी एक डंडा लिए हुए मुझे दिखाई पड़े प्राचार्य जी, और मैं आया। 67 लोगों को मैंने आबद्ध किया और आबद्ध करने के बाद जो वरिष्ठ नेतागण थे वो बड़ी अजीब सी निगाह से दूर से मुझे देख रहे थे, क्योंकि कभी मैं उनको चुनाव लड़ाया करता था, बाद में मैं टीचर बन गया, वो विद्यार्थी रहे। कई लोग तो ऐसे थे तो एक क्लास में कई बार कभी बीए किया तो फिर बीकॉम किया तो फिर बीएससी किया तो परादरा कुछ और किया, इसलिए कि चुनाव लड़ना होता था। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, और राजनीति में भी अव्वल गए और श्रेष्ठ भाव उन्होंने स्थापित किया, लेकिन अगर कलम के लिए प्रसिद्ध था तो कट्टा भी कोई कमजोर नहीं था। और उस परिस्थिति में जब मैं आया तो 67 लोग गए तो प्राचार्य जी ने मुझसे धीरे से कहा, डॉक्टर साहब आप तो सकुशल जा रहे हैं, लेकिन वही चल जाता था। हम लोग गाड़ी में आए, बड़े मुश्किल से 3 लोग तैयार हुए। मेरे एक महिला टीचर थी और 3 पुरुष टीचर थे मुझको मिला के। हम लोग गाड़ी से जैसे उतरे तैसे बाहर के गेट पे धड़ाम 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 इतनी जोर से बजा कि मेरी गेट खुला और जो 2 और अध्यापक थे वो दौड़ते हुए भाग गए। वो पड़ाका था लेकिन समझे बम हो गया और मैं रोक रहा हूं, डॉक्टर साहब रुकिए, लेकिन डॉक्टर साहब भाग गए। अब जो महिला टीचर बची थी वो रोने लगी, बोली मैं नहीं सर जाऊंगी। मैंने कहा मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे वाइस चांसलर ने कहा है। तब तक हरिहरनाथ द्विवेदी जी एक डंडा लिए हुए मुझे दिखाई पड़े प्राचार्य जी, और मैं आया। 67 लोगों को मैंने आबद्ध किया और आबद्ध करने के बाद जो वरिष्ठ नेतागण थे वो बड़ी अजीब सी निगाह से दूर से मुझे देख रहे थे, क्योंकि कभी मैं उनको चुनाव लड़ाया करता था, बाद में मैं टीचर बन गया, वो विद्यार्थी रहे। कई लोग तो ऐसे थे तो एक क्लास में कई बार कभी बीए किया तो फिर बीकॉम किया तो फिर बीएससी किया तो परादरा कुछ और किया, इसलिए कि चुनाव लड़ना होता था। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, और राजनीति में भी अव्वल गए और श्रेष्ठ भाव उन्होंने स्थापित किया, लेकिन अगर कलम के लिए प्रसिद्ध था तो कट्टा भी कोई कमजोर नहीं था। और उस परिस्थिति में जब मैं आया तो 67 लोग गए तो प्राचार्य जी ने मुझसे धीरे से कहा, डॉक्टर साहब आप तो सकुशल जा रहे हैं, लेकिन छुड़ाना भी आपको ही पड़ेगा। मेरे का ऐसा नहीं होगा, नकल नहीं होगी। और मैं कह के चला, और वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था कि डॉक्टर साहब जब लौट रहे थे पत्थरबाजी शुरू हो गई और उनका सर फट गया। दूसरे दिन जब मैंने अखबारों में फटे हुए सर में खून निकलते हुए प्राचार्य जी को देखा तो मुझे कष्ट हुआ कि केकेसी ऐसा अच्छा विद्यालय जहां की मेधा शक्ति पूरे देश में प्रसिद्ध थी, ऐसा नहीं था। और 2-4-10 लोगों के कारण ऐसा क्यों हुआ। मैं जब शिक्षा मंत्री बना तो मैंने नकल विहीन परीक्षा आदरणीय रमेश जी देश में शिक्षा मंत्री थे, मैं प्रदेश में था। हम लोग का लंबा साथ रहा, कभी हम कभी ये एक दूसरे का पूरक बनकर काम करते रहे। और उस महीने नकल के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा और तमाम प्रकार के प्रयोजन की लंबी कथा है कि नकल विहीन परीक्षा बगैर छात्रों को कोई गिरफ्तार किए, बगैर टीचर को कोई अपमानित किए वो लागू हुई। हम लोगों ने शुल्क नियंत्रण अधिनियम भी बनाया। हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का कोर्स था उसको भी लागू किया, पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया।
जो सेशन था उसको रेगुलराइज किया, और रेगुलराइज करने के बाद जो नकल के जितने तरीके थे उसको हम लोगों ने उसका पर एक तरीके से मैंने शोध किया। बनते ही मैं यहीं पर आया था, और विज्ञान में जब मैं निकला तो विज्ञान से एक आधार तक, जिस दिन मेरा पहला दिन शिक्षा मंत्री के रूप में मेरा था, तो मैं परीक्षा चल रही थी, पिछली सरकार के द्वारा निर्धारित थी। तो एक ट्रक पे, विद्यालय का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो नकल की सामग्री निकल रही थी। मैंने कहा क्यों होता है? इसलिए होता था कि पठन पाठन ठीक से नहीं होगा तो होगा। केकेसी में पठन पाठन भी होता था, लेकिन जब दूसरे कॉलेज में हो रहा तो मेरे वहां क्यों नहीं होगा? ये बात इस विद्यालय को ग्रसित कर रही थी। लेकिन नकल अध्यादेश लागू हुआ, पुस्तकों को हुआ, सेशन रेगुलाइज हुआ, समय से परीक्षा, समय से परिणाम हुआ, लेकिन केकेसी की गतिविधियां चरम पर थी। पढ़ने में यहां का लड़का अव्वल, पढ़ाने में यहां का टीचर अव्वल, और यहां पर जो छात्रवृत्तियां भी मिलती थी सबसे ज्यादा केकेसी को मिलती थी। नए नए कोर्सेस शुरू होने का क्रम कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन एक दिन प्राचार्य जी का मेरे पास फोन आया, और उनका मैं महापौर बन गया था, और उन्होंने कहा कि महापौर जी, मैं आपको मोबाइल पर आवाज सुना रहा हूं। हरिहरनाथ द्विवेदी जी अपने मन के एक विलक्षण प्रतिभा के धनी प्राचार्य थे यहां पर, और जब उनकी मैंने आवाज सुनी तो उसमें भैंस से बोल रही थी, वां वां करके आवाज आ रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कहीं किसी बाड़े के अंदर है? बोले नहीं, मैं अपने विद्यालय में हूं, विद्यालय के पिछवाड़े में हूं जहां पर मैं खड़ा हूं। इसी जगह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा आगे कि यहां पर भैंसों का कब्जा हो गया है और लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है, आप महापौर हो, इसको हटाओ। तो क्रम चला, वो अतिक्रमण हटा और सारी चीजें हटी। अब वो मैं किस्से कहानी, क्योंकि किस्से सुनाने का तो हिमांशु जी को अधिकार है, वो मैं इसलिए सुनाया कि आज इतना सुंदर जगह मैंने देखा है। ये वही जगह है जहां कभी भैंसे बोलती थी। आज ये वही जगह है जहां पर लिटरेचर के विद्वत लोग अपना उद्बोधन देंगे, पंकज प्रसून ऐसे लोग। तो ये बदलाव प्राचार्य जी के और मैनेजर साहब के सदकर्मों के कारण हुआ। मैं विनोद जी आपको बधाई देता हूं। आपने रमेश पोखरियाल जी के आने के लिए, पोखरियाल जी आप आए नहीं थे, तो लगभग 40 मिनट इन्होंने मेरा प्रशंसा किया। अब मैं नहीं समझ पाया कि मैं प्रशंसा के योग्य था कि नहीं था। एक बार मैं बताऊं, ये जब राम जी वनवासी राम से यानी लंका जीत कर जब सत्ताधारी राम बन गए और सिंहासन पर बैठे, और माता सीता हनुमान जी को बोले अरे हनुमान तू नहीं होता तो लंका नगरी में शोक वाटिका में प्रभु की अंगूठी लेकर कौन आता? अरे तू नहीं होता तो लंका में आग कौन लगाता? राम जी कहते हैं अरे हनुमान तू नहीं होता तो सीता का पता कौन लगाता? लक्ष्मण जी कह रहे हनुमान तुम नहीं होते तो शक्ति बाण लगने के बाद मुझे जीवन कौन देता है? वो प्रशंसा कर रहे हैं और हनुमान जी जोर जोर से रो रहे हैं। मैं अपने को हनुमान जी तो नहीं कहूंगा, लेकिन राम जी की पुण्य का अर्जन किया है। और जो प्रशंसा है वो अहंकार को जन्म देती है, और जो अहंकार है वो संचित पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं व्यथित हूं कि मैंने प्रभु की सेवा की और कहीं ऐसा हो कि मुझे अहंकार आ जाए और वो मेरा जो संचित पुण्य है वो नष्ट हो जाए। मैंने आचार्य पद दिया आपको, रमेश पोखरियाल जी से ही परामर्श करके दिया है, और आचार्य पद के लिए आपने मेरी इतनी प्रशंसा करी, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने किया था उसमें मुझे घमंड आ जाए कि यार मैंने तो ये कर दिया, अब दूसरा कर रहा कि नहीं कर रहा। एक समय चलायमान है, गतिमान है, और व्यक्ति आता है चला जाता है। मैं आपको इस लिटरेचर फेस्टिवल में जरूर कहूंगा, इस समय गतिमान है, जो वर्तमान है वही असलियत है, और किसी भी कार्य करने का कोई मुहूर्त नहीं हुआ करता। राम जी को राजतिलक होगा, उनका स्वयंवर होगा, विवाह होगा, इसका शुभ मुहूर्त वशिष्ठ जी ने निकाला था, और दोनों में न तो सिंहासन मिला और न ही वैवाहिक सुख मिल पाया। तो लोगों ने उनसे कहा
कि मुनिवर क्या ज्योतिष सही नहीं है? उनका ज्योतिष बिल्कुल सही है, लेकिन जो विधि का विधान है उसे कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए जो तय है वो होकर रहेगा। और ये देखकर मुझको तय लगता है कि यह तय है कि केकेसी में अभूतपूर्व परिवर्तन शैक्षिक गतिविधियों में होकर रहेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब श्रेष्ठ नेतृत्व, प्राचार्य, मैनेजर, अध्यापक सब लग जाएंगे तो जो आप अभी ए ग्रेड हुए हैं नेट की ग्रेडिंग में, और मुझको लगता है A++ की तरफ आप बढ़ रहे हो, कमी जो होगी आप मुझे बताते जाना। मैंने ऐसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय में कहा था, और 2 साल बनने के बाद मैंने जो चीजें जरूरत होती थी नेट ग्रेजुएशन के लिए, मैं बगैर पूछे जितना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सकता था लखनऊ विश्वविद्यालय के अच्छे अध्यापकों को मिला, जितना शोध पीछे स्थापित हो सकती थी वहां पर हुई, जितने निर्माण कार्य हो सकते थे वहां पर हुए। और उस समय को मुझे याद है कि शैक्षिक जगत में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए थे। नकल अध्यादेश हो रहा हम लोग का, जो आज भारत सरकार ने भी 2 महीने पहले लागू किया पूरा उत्तर प्रदेश का। हम लोगों ने पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया, हम लोगों ने जो यूनिवर्सिटीज एक्ट को बनाया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट को बनाया, और बहुत सारी चीजों को करने का जो मिला। और कई चीजें तो ऐसी थी कि प्रोफेसर मनोज पांडे मेरे पास में आ जाते थे और एक नई समस्या का निवारण वो कराकर ले जाते थे, और जाने के बाद फिर उसी समस्या लेके जब आते तो मैं समझ जाता था दूसरा कुछ होने वाला है। तो एक जुड़ाव रहा, और मैं यही कहूंगा कि विद्वत जनों के भी साथ में आकर अच्छा लगता है। आदरणीय पंकज प्रसून जी एक बहुत अच्छे कवि नहीं है, बहुत अच्छे इंसान भी नहीं है। इनकी कविताओं में हास्य भी नहीं है, व्यंग्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सच बोलना पाप है। इनकी किताब का नाम है, इसलिए मैंने वो पाप ना हो, अगर मैं कह दूं कि सब अच्छे हैं तो वो पाप होगा, इसलिए मैंने झूठ बोलकर पुण्य कमाया है। और पुण्य कमाने में ये मेरे छोटे भाई की तरह है, अच्छा लेखन और व्यंग्य अच्छा करते, इसलिए मैंने इन पर व्यंग्य बाण छोड़ा। एक चीज याद रखिए, आपकी आंखों के आगे अंधेरा है, और अंधेरे में चश्मे के अंदर भी चश्मा है। कभी हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, कभी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी कविताओं में हास्य भी है, वास्तविकता भी है, और आपकी कविताएं मार्ग प्रशस्त भी करने वाली हैं। ये सब सच है, भले ही ये पाप है तो उस पाप का भागीदार मैं बनना चाहूंगा। ये एक नए श्रेष्ठ काव्य रचनाकारों में से यह है, और पंकज प्रसून जी हमारी लखनऊ की निधि है। आदरणीय रमेश पोखरियाल जी के बारे में अगर मैं कहूं तो एक व्यक्ति में अद्भुत प्रतिभा, तमाम कार्यों का संयोजन और संपादन करने वाला है। कभी विधायक तो कभी पर्यटन मंत्री, कभी सांस्कृतिक मंत्री, कभी कुछ और मंत्री, कभी संगठन का दायित्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो कभी पता चला कि उत्तराखंड को बनाने के लिए हम लोग ने साथ साथ युवा मोर्चे में, मैं अध्यक्ष था प्रदेश का, तो हम लोगों ने साथ साथ काम किया था। जहां पे जाओ वहीं पर अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के बाद भी आपके हृदय से एक चीज बाहर नहीं निकली, वो था काव्य, वो था साहित्य। आपका लेखन अद्भुत है, आपकी रचनाओं की गिनती नहीं है। पंकज प्रसून ने तो 11 किताबें लिखी हैं, लेकिन मैं समझता हूं रमेश पोखरियाल जी ने शायद दर्जन से ऊपर पुस्तकों का लेखन किया है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन पुस्तकों का हुआ है। शिक्षा मंत्री के रूप में जो नई शिक्षा नीति है उसका प्रतिपादन करने वाले लोगों में से अगर किसी का नाम आता है तो आदरणीय रमेश पोखरियाल जी का आता है। और मुझे इस बात की प्रशंसा है कि जब इन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने कहा, कहले डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा प्रोग्राम तो मेरे 10 या 11 हैं आज, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए केकेसी जाने वाला हूं। क्यों?
तो मैंने बताया कि वहां पर लेखकों का, कवियों का, विद्वज्जनों का जमावड़ा होगा। तो उन्होंने जो उनका जो विषय था, मैंने कहा आप भी वही हो तो क्यों ना अपने खानदानियों के वहां आ जाओ। तो आपने कहा कि मैं थोड़ी देर आके नीचे बैठकर चला जाऊंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो नीचे वाला है उसे ही ऊपर आने का संभावना होती है। एक बार विवेकानंद जी से यही प्रश्न पूछा लोगों ने, लेकिन मैं समझता हूं रमेश पोखरियाल जी ने शायद दर्जन से ऊपर पुस्तकों का लेखन किया है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन पुस्तकों का हुआ है। शिक्षा मंत्री के रूप में जो नई शिक्षा नीति है उसका प्रतिपादन करने वाले लोगों में से अगर किसी का नाम आता है तो आदरणीय रमेश पोखरियाल जी का आता है। और मुझे इस बात की प्रशंसा है कि जब इन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने कहा, पहले डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा प्रोग्राम तो मेरे 10 या 11 हैं आज, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए केकेसी जाने वाला हूं। क्यों? तो मैंने बताया कि वहां पर लेखकों का, कवियों का, विद्वज्जनों का जमावड़ा होगा। तो उन्होंने जो उनका जो विषय था, मैंने कहा आप भी वही हो तो क्यों ना अपने खानदानियों के वहां आ जाओ। तो आपने कहा कि मैं थोड़ी देर आके नीचे बैठकर चला जाऊंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो नीचे वाला है उसे ही ऊपर आने का संभावना होती है। एक बार विवेकानंद जी से यही प्रश्न पूछा लोगों ने, जैसे मैं मंच में था, तमाम से वरिष्ठ लोग नीचे बैठे थे। विवेकानंद जी को मंच पर जब वो शिकागो भाषण देने की जगह नहीं मिली तो उनसे लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपसे कम विद्वत लोग, हालांकि मुझको छोड़कर बाकी सब विद्वत लोग थे मंच पर, वो मंच पर बैठे हो और आप नीचे बैठे हो। तो स्वामी जी ने कहा देखो, जो नीचे बैठा है उसके पास ऊपर जाने का अवसर है, लेकिन जो ऊपर है जरा सी गलती करोगे तो नीचे आने में कोई देर लगने वाली नहीं है। और राजनीति में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मंच का नीचे और मंच का ऊपर दोनों, मैंने रमेश जी से कहा कि आप नीचे से ही ऊपर आए हैं, इसलिए आप मंच पर भी आएंगे और हमारे आतिथ्य को भी आप स्वीकार करेंगे। आपने एक अद्भुत काम किया है। सूर्य कुमार पांडे, निराला जी, तमाम ऐसे कवि थे, कहते कि भारतीय हरिश्चंद्र या तमाम प्रेमचंद जी, तो उनकी अभी भी कच्ची कुटिया भी कच्ची है। ऐसे लोग थे जिनका जीवन गरीबी में बीता, इलाज कराने के पैसे नहीं थे। आपने देहरादून में 25 एकड़ से भी ऊपर शायद एक लेखक कुटीर बनाई है, अलग अलग तरीके की। जो लिखने वाला लेखक है, कवि है पूरे देश में और जिसका कोई सहारा नहीं है, तो उसको रख के मुफ्त में उसका इलाज, मुफ्त में उसकी सेवा, रहन सहन, खान पान, वस्त्र आदि सब कुछ की व्यवस्था उस लेखक कुटीर में पूरे भारत का ये अद्भुत प्रोजेक्ट आदरणीय रमेश पोखरियाल जी ने रखा। तो मैंने इसीलिए कहा कि जो काली दाढ़ी वाले लोग हैं, जब सफेद हो जाएगी तो कोई जरूरत पड़ी तो रमेश जी की कुटीर उनका इंतजार करेगी। तो ऐसे अतिथि हमारे यहाँ पर है। मैं बहुत ज्यादा न बोलकर केवल आखिर में एक वास्तविकता का दर्शन कराना चाहता हूं कि जीवन बड़ा संक्षिप्त सा है। रोते रोते पैदा हुए, शिकायत करते करते बड़े हुए, एक समय आया पछताते पछताते बुजुर्ग हो गए, और एक वो भी समय आता है कि जो दूसरे लोग रोते रोते हमको अंतिम समय के लिए विदा कर देते हैं। ये क्षण हमें भूत की याद दिलाता है, जो बीता हुआ कल है, और लगता वही अच्छा था, और भविष्य हमें डराता है, कैसा होगा मेरा भविष्य। हम वर्तमान के प्रति चिंतनशील नहीं हो पाते हैं। मैं समझता हूं कि इसका संदेश यही है कि वर्तमान की संतुष्टि हमारे जीवन में प्रसन्नता का द्वार खोलती है। जो वर्तमान में संतुष्ट है कि पिछला भी जो भी रहा होगा वो उससे श्रेष्ठ आज मैं हूं, और आने वाला जो भी होगा उससे वर्तमान में मैं ज्यादा खुशी से जी रहा हूं। मैं विद्यार्थियों के लिए कहूंगा, ये मूल मंत्र आपको श्रेष्ठता के बिंदु पर ले जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं, ये आडंबर है जीवन में,
ये मंत्री पद, ये लंबी लंबी गाड़ियां, ये आईएएस अधिकारी हो गए, ये पीसीएस अधिकारी हो गए, ये बड़े बड़े अधिकारी हो गए, उनका जीवन बहुत सारी चीजें दिखावटी होती है। अभी दिवाली आई और मैंने वास्तव में एक प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर्ड हुए थे उनके वहां फोन किया। बहुत व्यस्त अधिकारी हुआ करते थे और बड़े श्रेष्ठतम अधिकारी होते थे, तो उनका फोन आया और लंबी बात करने लगे, जबकि वो आधा मिनट की बात करते थे। तो मैंने कहा भाई साहब बहुत सारे लोग बैठे, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। तो बोले मैं वही बताना चाहता हूं शर्मा जी आपको। मैंने कहा आप जो बताएंगे मैं जानता हूं। बोले क्या? हमने कहा आज आप रिटायर होके अपनी पिछली दिवाली को याद तो नहीं कर रहे हैं। बोले सही कहा आपने कैसे जाना? मैंने कहा मैं जानता हूं क्योंकि मैं हमेशा वास्तविकता में जीता हूं कि मैं उप मुख्यमंत्री था तब भी अपने उसी घर पे रहता था पुराने में, उसी मोहल्ले में वैसे ही जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन यहीं पर आना है, यहीं पर रहना है और यही के लोगों के साथ मुझे रहना है। वही सामान्य प्रक्रिया में सबसे मिलकर जाना है। सब्जी वाले का भी हाल पूछना है तो दूध वाले को भी प्रणाम करके पैर छूना है। वो एक सामान्य गतिविधि होगी, आपके साथ नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, मैंने कहा कैसी दिवाली बन रही है? बोले सुबह से 12 बज गया है, एक व्यक्ति नहीं आया। हमने कहा पिछले साल क्या हुआ था? बोले पिछले साल तो मेरा कमरा ये ड्राई फ्रूट से और गिफ्ट से भरा था। मुझे तो पड़ोसियों को, जिन रिश्तेदारों को नहीं चाहते थे उनको भी देना पड़ रहा था और बुला बुला के इतने लोग आते थे, लगता था यही सबसे ज्यादा इसलिए मुझे करता है। कोई गिफ्ट दे जा रहा था, कोई गिफ्ट दे जा रहा था। पूरा घर आडंबर बड़ा था, पैर छूने वालों का, नमस्ते करने वालों का लाइन लगा था। एक तो सुबह यह था कि सुबह 10 बजे तो लाइन लगाकर लोग आए बधाई देने के लिए। हमने कहा 12 बजे तक एक भी नहीं आया। पत्नी चुप हो गए, कहले वो भी बच्चों को लेकर निकल गई। मैंने कहा क्यों? बोले हर साल मुझे तो समय मिलता नहीं था, पत्नी बच्चों को मनाने के लिए कुछ बिंदु पर ले जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं। ये आडंबर है जीवन, ये मंत्री पद, ये लंबी लंबी गाड़ियां, ये आईएएस अधिकारी हो गए, ये पीसीएस अधिकारी हो गए, ये बड़े बड़े अधिकारी हो गए, उनका जीवन बहुत सारी चीजें दिखावटी होती है। अभी दिवाली आई और मैंने वास्तव में एक प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर्ड हुए थे उनके वहां फोन किया। बहुत व्यस्त अधिकारी हुआ करते थे और बड़े श्रेष्ठतम अधिकारी होते थे, तो उनका फोन आया और लंबी बात करने लगे, जबकि वो आधा मिनट की बात करते थे। तो मैंने कहा भाई साहब बहुत सारे लोग बैठे, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। तो बोले मैं वही बताना चाहता हूं शर्मा जी आपको। मैंने कहा आप जो बताएंगे मैं जानता हूं। बोले क्या? हमने कहा आज आप रिटायर होके अपनी पिछली दिवाली को याद तो नहीं कर रहे हैं। बोले सही कहा आपने कैसे जाना? मैंने कहा मैं जानता हूं क्योंकि मैं हमेशा वास्तविकता में जीता हूं कि मैं उप मुख्यमंत्री था तब भी अपने उसी घर पे रहता था पुराने में, उसी मोहल्ले में वैसे ही जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन यहीं पर आना है, यहीं पर रहना है और यही के लोगों के साथ मुझे रहना है। वही सामान्य प्रक्रिया में सबसे मिलकर जाना है। सब्जी वाले का भी हाल पूछना है तो दूध वाले को भी प्रणाम करके पैर छूना है। वो एक सामान्य गतिविधि होगी, आपके साथ नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, मैंने कहा कैसी दिवाली बन रही है? बोले सुबह से 12 बज गया है, एक व्यक्ति नहीं आया। हमने कहा पिछले साल क्या हुआ था? बोले पिछले साल तो मेरा कमरा ये ड्राई फ्रूट से और गिफ्ट से भरा था। मुझे तो पड़ोसियों को, जिन रिश्तेदारों को नहीं चाहते थे उनको भी देना पड़ रहा था और बुला बुला के इतने लोग आते थे, लगता था यही सबसे ज्यादा इसलिए मुझे करता है। कोई गिफ्ट दे जा रहा था, कोई गिफ्ट दे जा रहा था। पूरा घर आडंबर बड़ा था, पैर छूने वालों का, नमस्ते करने वालों का लाइन लगा था। एक तो सुबह यह था कि सुबह 10 बजे तो लाइन लगाकर लोग आए बधाई देने के लिए। हमने कहा 12 बजे तक एक भी नहीं आया। पत्नी चुप हो गए, कहले वो भी बच्चों को लेकर निकल गई। मैंने कहा क्यों? बोले हर साल मुझे तो समय मिलता नहीं था, पत्नी बच्चों को मनाने के लिए, खुशी के लिए वो बच्चों को लेकर बाजार चली जाती थी। अब मैं घर पर अकेला हूं, इसलिए मैंने आपको फोन लगाकर इसका विकल्प पूछा। मैंने कहा भाई साहब
ये जो आपकी कल्पना है वो ठीक नहीं है। पद अस्थायी होता है और व्यवहार वो स्थायी होता है। मैंने उनको एक कथा सुनाया। मैंने कहा ये जो मैंने एक चीज देखा कि एक गधे के ऊपर एक कुम्हार गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को लेकर सही घटना थी। वो गांव से गुजर रहा था तो गांव को बेचने के लिए दिवाली आ रही थी तो गांव की औरतें निकल निकल के कोई इसकी आरती कर रहा था, कोई उसे फूल की वर्षा कर रहा था, वो जो गणेश लक्ष्मी थे। लेकिन गधे को समझ में आया कि ये जो आरती है ये जो मेरी हो रही है। अब वो बेचारा जब वहां पर पहुंचा, गणेश लक्ष्मी जी उतर गए दुकान पर, लौटने लगा तो उसके ऊपर सब्जी रख दी। जब सब्जी रख दी तो वो वापस लौटने लगा। जब वापस लौटने लगा तो किसी ने उसको नमस्ते नहीं किया, किसी ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने आरती नहीं की, किसी ने कुछ खिलाने का काम नहीं किया। उसको लगा मेरा अपमान हो रहा है। वो जोर जोर से रैकने लगा, चिल्लाने लगा। तो डंडा लेकर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। उस गधे ने अपने अन्य गधों से कहा, कैसा है इंसान कि कल तो पुष्प चढ़ा रहा था, मुझे मेरी पूजा कर रहा था, आज उसने मेरी डंडों से पिटाई कर दी। वही समय था जब मैं जा रहा तो मेरी पूजा कर रहा था, जब मैं आ रहा था तो डंडों से पिटाई कर रहा था, अपशब्द बोल रहा था, गधा कह रहा था। मैंने उन प्रशासनिक अधिकारी को कहानी सुनाने के बाद कहा कि जो व्यक्ति है वो गधे के समान व्यवहार करता है। जो पद है वो समझो वो पद की पूजा होती है। जैसे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती थी, वो गधे की पूजा नहीं थी, वैसे व्यक्ति की नहीं, उसके पद की पूजा हो रही थी कि आप उप मुख्यमंत्री हैं तो लोग आ गए, आप कोई और है तो आ गए, आप डीएम थे तो आ गए। अब जब नहीं रहे तो केवल आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपका व्यवहार आपके साथ जाएगा। इसलिए ये इस गलत फहमी में बच्चों कभी मत रहना कि मैं कुछ हो गया तो यही मेरा संसार है। नहीं, मैं जो वर्तमान में दूसरों के लिए कर रहा हूं वही मेरा व्यवहार है और जो मैं करके जाऊंगा वही मेरे साथ जाएगा। मैं टीचर पढ़ाता था। अभी मुझसे विनोद चंदा जी कह रहे थे कि आपने कभी क्लास नहीं छोड़ा, मुझे लोग बता रहे थे। मैंने कहा इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरा दायित्व था कि मैं टीचर हूं, तो नेतागिरी तो अलग चीज है। अगर मैं टीचर हूं तो मेरा काम है कि जितने क्लासेस में हैं मैं उनको लूं। 1 मिनट कभी पूरी जिंदगी में मैं लेट नहीं गया। मैं बंगाल गया चुनाव में, वहां मेरे कार्यक्रम पे प्रतिबंध लग गया था और लोग बोले कि गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं ट्रेन से गया था, तब तक पता चला पुलिस दौड़ी दौड़ी अंदर आ गई। अब मुझे लगा कि आज तो गिरफ्तारी ट्रेन के अंदर है। पुलिस वाले पूछ रहे थे दिनेश शर्मा कहां है। तब तक मैं ऊपर लेटा हुआ था अपने, और मैं चुपचाप था। तब तक ढूंढते हुए लोग आए तो मैं नीचे उतर आया। एक लंबा लहीम सही सा पुलिस का अधिकारी टैप हैट लगाए हुए उसने नीचे उतारी और झुका। मैंने समझा कि झुककर मेरे पैर को पकड़कर मुझे उठाकर ले जाएगा, और इसी तरह मैं पीछे हटा और वो आगे बढ़ा और झुकने के बाद उसने मेरे पैर छुए। मैं कौन हो तुम? मैं आईजी हूं। मुझे कैसे जानते हो? आपने सर पढ़ाया है मुझे। मैंने तुम्हें पढ़ाया है सर। आपको याद नहीं है 14 फरवरी की वो शाम, जिस शाम को आपने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वैलेंटाइन डे था और नया नया चला था, तो मैं गुलाब की पंखुड़ी लिए हुए था और क्लास में हम 2 लोग आए थे। पैर को पकड़कर मुझे उठाकर ले जाएगा, और इसी तरह मैं पीछे हटा और वो आगे बढ़ा और झुकने के बाद उसने मेरे पैर छुए। मैं कौन हो तुम? मैं आईजी हूं। मुझे कैसे जानते हो? आपने सर पढ़ाया है मुझे। मैंने तुम्हें पढ़ाया है सर। आपको याद नहीं है 14 फरवरी की वो शाम, जिस शाम को आपने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वैलेंटाइन डे था और नया नया चला था, तो मैं गुलाब की पंखुड़ी लिए हुए था और क्लास में हम 2 लोग आए थे और दोनों को आपने क्लास से बाहर कर दिया था कि ये मेरी संस्कृति नहीं है
और गुलाब का फूल छीन कर आपने रख दिया था और हम दोनों क्लास से चले गए थे। उसके बाद हम लोग को बात लगी और हम दोनों ने पढ़ाई की। मैं आईपीएस हो गया और जिसको दूसरे को निकाला था वो आईएएस हो गया। इसलिए आज क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया था और आपकी प्रेरणा से मैं आया, इसलिए मैंने आपके पैर छुए। अब आप जब ट्रेन से उतरेंगे तो मैं अपना अगला कर्तव्य निभाऊंगा। तो ये एक मैंने किस्सा इसलिए सुनाया कि अगर आप अध्यापक हो और अध्यापक पद का निर्वहन करते हो तो आपका सम्मान विद्यार्थी अनवरत पूरे जीवन करता है। और अगर आप विद्यार्थी हो और विद्यार्थी के रूप में अच्छा पढ़ते हो तो अध्यापक आपको पूरे जीवन याद रखता है। हम लिटरेचर फेस्टिवल करें या कुछ और करें, लेकिन संदेश बच्चों के लिए की होना चाहिए कि विदेश जाना बंद कर दो ना। कभी गूगल में सर्च मत करो कि यहां पर अमेरिका में ये अच्छा है, फलाने में अच्छा है। अब ये सब अमेरिकन इंडियन को सर्च करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के राजदूत मेरे पास में आए थे, वो कह रहे थे साहब मैं आपके यहां पर कैंपस खोलना चाहता हूं और आप मेरे यहां कैंपस खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय हमने 78,000 आप ऐसे अध्यापकों की मैंने डिजिटल लाइब्रेरी बना दी थी कि आप पढ़ाने नहीं जानना चाहते हो तो अपने अच्छे अच्छे लेक्चर्स को अपलोड करो। और मैंने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 78,000 लेक्चर हमारे टीचर्स के थे। केकेसी के बहुत सारे अध्यापकों के लेक्चर्स उसमें हैं। आप कभी तलाशो उत्तर प्रदेश सरकार की आप साइट पर जाओ और डिजिटल लाइब्रेरी आप निकालो तो अच्छे अच्छे लेक्चर 78,000 पूरे विश्व में कहीं ऐसे लेक्चर की पूरी सीरीज नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश के पूरे बनाए थे। मैं आखिर में कहता हूं कि विदेश पलायन रोकना होगा, इसलिए कि प्रतिभा पलायन का समय जा चुका है। मैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था तो मैंने उनके जो प्रेसिडेंट वाइस चांसलर होते हैं वो इंडिया के थे। मैंने कहा यहां तो लगता है कि 50% भारत के टीचर हैं। बोले हाँ सही है। हमने कहा पढ़ने वाले 30% स्टूडेंट इंडियन दिख रहे हैं। बोले है। तो मैंने कहा फिर ये श्रेष्ठ विश्वविद्यालय कैसे हो गया? बोले यही गलतफहमी है। आज पूरे यूरोप में किसी को कोई चीज अगर नहीं आती है तो इंडियन बच्चे को तलाशता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इंडियन बच्चा जो है वो सबसे बुद्धिमान है, वो हर प्रश्न का जवाब दे सकता, ऐसी मानसिकता पूरे यूरोपियन में बनी है। मैंने कहा फिर ये फिर क्यों आए यहां पर? तो बोले डॉक्टर साहब आपको जानकर ताजुब होगा, आप और मैं सेम बैच में था। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। बोले और आपको ये भी याद होगा कि आप सीए कंपटीशन में बैठे थे, सेलेक्ट हुए, बैंक पीओ में बैठे, सेलेक्ट हुए, सबने सेलेक्ट हुए, लेकिन मैं टीचर के कंपटीशन में बैठा तो मुझे टीचर बैठना है और यूपीएससी के उस कंपटीशन में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैं एक यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चरशिप के लिए दिया, वहां पर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। 4 जगह मैं रिजेक्ट हुआ और अमेरिका में मैंने दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा फिर कह रहे मेरे ऐसे जितने साथी हैं उनका हाल भी ज्यादातर का यही है कि भारत के रिजेक्टेड और अमेरिका के सेलेक्टेड। मैंने कहा विद्यार्थी बोले इन विचारों की गाथा भी वही है। जो ठीक से नहीं पढ़ पाए उन्होंने तुरंत यहां पर एप्लीकेशन दिया, वहां पर वो आईएम में नहीं आए, वहां पर मैनेजमेंट में नहीं आए, वहां पर लॉ में एडमिशन नहीं हुआ और हमारे वहां दिया तो पता चला हाई फीस पे हमारे वहां वो हो गया। तो मैंने कहा कि भारत का सेलेक्टेड वो रिजेक्टेड विद्यार्थी, अमेरिका का लंदन का सेलेक्टेड विद्यार्थी, रिजेक्टेड भारत का टीचर, यहां पर सेलेक्टेड टीचर, और फिर भी हम विदेशों की तरफ क्यों जा रहे हैं? अपने देश पर गर्व करिए। भारत बहुत अच्छा एक पठन पाठन का केंद्र बन चुका है। लखनऊ एक शैक्षिक हब बन चुका है। तमाम यहां पर जो विश्वविद्यालय है और तमाम यहां पर डिग्री कॉलेजेस है, पूरे भारत में एक से एक पठन पाठन के केंद्र है। अपने देश पर गर्व करिए। और मैं साधुवाद दूंगा अपने विनोद चंद्रा जी को, मैनेजर साहब को, मिश्रा जी को कि आपने इस प्रकार का फेस्टिवल किया। इन्होंने पहले कहा था कि लंबा भाषण गड़बड़ होता है, लेकिन चूंकि सच बोलना पाप है और इसलिए ये मेरे मित्रवत हैं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि कभी मूर्ख को मित्र नहीं बनाना चाहिए और कभी मूर्ख जो मित्र है उसको मूर्ख नहीं बनाना चाहिए।
मैं आपके इनके बारे में नहीं कहा, मैं जनरल एक उसके बारे में कह रहा हूं कि कभी कोई मूर्ख है तो उसको अपना मित्र मत बनाओ बच्चों, और जो मित्र है उसको कभी मूर्ख मत बनाना है, क्योंकि जीवन में सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हालांकि व्यंग्यकार वहां पर जाता है जहां पर न जाए रवि वहां पर जाए कवि, और पंकज प्रसून ऐसे साहित्यकार की रचना को अनुपम खेर ट्वीट करते हैं, लड़की लड़ाका है, इतना चला कि लोग उसका अर्थ निकालते रहे। और मैं समझता हूं कि आज जिसका विमोचन किया है, सच बोलना पाप है, तो आप ये जान लीजिए कि इसी पर विश्लेषण कई समय तक चलेगा। मेरा साधुवाद, मेरी बधाई सभी को, और यहां आकर लगा मैं अपने घर पे आया हूं। बहुत धन्यवाद। सर आप